हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर। काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है वो 11th क्लास का टॉपिक है। तो गाइस इस वीडियो में मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ काइनेमेटिक्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, मोशन इन वन डायमेंशन। 1D का मतलब क्या है, वन डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन, इन 2D, इसको 2D लिख रहा हूँ। और मोशन इन 3 डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो थोड़े बहुत हम उसको इंट्रोडक्शन टाइप का। अब गाइज 1D और 2D और 3D में डिफरेंस क्या होता है, ये हमें समझना इम्पोर्टेंट है। तो गाइज 1D में क्या है कि हम इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। यानी अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो अपना डायरेक्शन सिर्फ इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेंज कर रहा है, वो ना तो वर्टिकल या फिर ओरिजेंटल किसी और डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, तो इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है। लाइक एक्स एक्सिस ले लो या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई सा भी उठा लो इसमें से। मोशन इन 2D में क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कर्व में मूव कर रहा होता है। यानी उसका जो पाथ होता है वो कर्व में होता है, वो सीधा नहीं भागेगा, वो कर्व में भागेगा। वो जाएगा फिर अपना डायरेक्शन ऐसे कैसे भी रैंडमली चेंज कर देगा। तो इसको बोलता है मोशन इन 2D। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो एक्स एक्सिस ले लो एंड वाई एक्सिस को ले लेते हैं। उसके बाद मोशन इन 3D, इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मोशन इन 3D बोलते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें, अब आ जाता है हम वापस डायनेमिक्स पे, काइनेमेटिक्स पे। तो काइनेमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में क्या है कि जो हमारा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक पार्ट और दूसरा हो जाता है डायनेमिक। तो स्टैटिक पार्ट में हम उसको स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पे होता है। यानी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वो स्टैटिक पार्ट में स्टडी किया जाता है, जबकि डायनेमिक में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में होता है। अब इस डायनेमिक को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट आ जाता है हमारा काइनेमेटिक्स और दूसरा आ जाता है डायनेमिक। तो काइनेमेटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या है, तो गाइस काइनेमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन को इसको स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। यानी व्हाट इज काइनेमेटिक, तो काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट taking into without taking into without taking into account द कॉज ऑफ मोशन। यानी कॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ हमें मोशन को स्टडी करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा काइनेमेटिक्स में। डायनेमिक में क्या है, तो डायनेमिक में हम मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन दोनों स्टडी करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कर लो ब्लॉक मूव कर रहा है, कोई ब्लॉक जो है, हमारे पास एक ब्लॉक है जो मूव कर रहा है। तो काइनेमेटिक में हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे इसके डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, ये हम सब पढ़ेंगे। बट हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन कितनी लग रही है, किस फोर्स की वजह से इतना मूव कर रहा है, ये सब हम काइनेमेटिक्स चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं। जबकि डायनेमिक में हम क्या पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन, यानी कि किस वजह से इसका मोशन लग हो रहा है, यानी कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें हम डायनेमिक में पढ़ेंगे, जो लॉज ऑफ मोशन और अदर चैप्टर में आ जाता है। तो आगे चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो इसको समझना बहुत ही इजी है। सपोज कर लो एक बॉय है और ये मूव कर रहा है। अब हमने बोला कि ये 10 मीटर मूव कर गया, आगे चला गया। फिर कुछ टाइम के बाद ये 20 मीटर हो जाता है इसका डिस्टेंस। तो इसका जो डिस्टेंस 20 मीटर है या 10 मीटर हम बता रहे हैं, तो वो किसी रिफरेंस पॉइंट से बताएंगे ना, यानी किसी पॉइंट से बताएंगे रिफरेंस मान के कि यहाँ से वो 10 मीटर आगे चला गया, या फिर यहाँ से वो 20 मीटर आगे चला गया। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और जब फ्रेम इस रेफरेंस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ये हमारा जो पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है वो हो जाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ये हो गया ओरिजिन, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हो गया, तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन हो जाएगा द कॉम्बिनेशन of, we can write the combination of a reference body and coordinate system is called frame of reference। तो ये हमारा सिंपल सा समझने के लिए था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे जो हमारा आता है, जो टॉपिक आता है ट्रेजेक्टरी और पाथ। नेक्स्ट टॉपिक है पाथ या ट्रेजेक्टरी क्या होती है। तो गाइज पाथ और ट्रेजेक्टरी क्या होती है, द लाइन अलोंग विच पार्टिकल मूव इज कॉल्ड पाथ और ट्रेजेक्टरी। यानी जिस लाइन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे उसका पाथ या फिर ट्रेजेक्टरी। तो ये हो जाएगा द लाइन अलोंग विच द पार्टिकल मूव्स इज कॉल्ड पाथ और ट्रेजेक्टरी। यानी कि ये क्या बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसका पाथ क्या है, यानी उसका जो ट्रेजेक्टरी क्या है, और बोल सकते कि जो पाथ फॉलो कर रहा है वो किस लाइन में मूव कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन है या फिर कोई कर्व है, तो वो ट्रेजेक्टरी या पाथ हो जाएगी। अब शेप के हिसाब से, इस ट्रेजेक्टरी के शेप के हिसाब से, इस ट्रेजेक्टरी के शेप के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। जो हमारा मोशन है, मोशन का डिवीजन किया जाता है। यानी जो ये ट्रेजेक्टरी होगी, यानी वो पाथ, जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा है, उसके हिसाब से हम डिवीजन करते हैं मोशन का। तो एक आता है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा आता है कर्व लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, तो रेक्टिलिनियर मोशन है कि जब ऑब्जेक्ट का जो पाथ आ रहा हो स्ट्रेट लाइन हो, यानी जब स्ट्रेट लाइन होगा तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जबकि अगर अगर उसका पाथ जो है कर्व है, यानी कोई कर्व को फॉलो करते हुए मूव कर रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्व लीनियर मोशन। अब सबसे सिंपल एग्जांपल है कि सपोज कर लो एक टावर है, टावर पे एक बॉय खड़ा है, वो क्या करता है, एक बॉल को ड्रॉप करता है। बॉल को अगर ड्रॉप करेगा ऊपर से, वो क्या करता है, बॉल को ड्रॉप करता है, तो बॉल का जो पाथ होगा, तो बॉल क्या करेगा, सीधा स्ट्रेट लाइन आते आते नीचे गिरेगा। यानी इसका पाथ जो हुआ स्ट्रेट लाइन हुआ, तो इसके पाथ को क्या बोला जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। यानी इसका जो मोशन था वो रेक्टिलिनियर हो जाएगा। अब यही क्या करे, यही लड़का अगर उस बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करे तो वो बॉल कैसा पाथ में घूमेगा। तो अगर हम ऐसा करके भी ट्राई करके भी देखें, तो बॉल का जो पाथ होगा वो बॉल ऐसे आके अर्थ को हिट करेगा। यानी कि इस जो पाथ होगा वो कर्व होगा, और इसका जो मोशन होगा वो
कर्व लीनियर मोशन कहलाएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है यानी कर्व लीनियर मोशन क्या होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पास कुछ टर्म्स है, उसके डेफिनेशन है। पहला है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? तो गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक सपोज कर लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सुबह 5 बजे यहीं था, 5 AM पे यहाँ खड़ा था। कोई मुझे आके देख रहा है 6 AM पे, तब भी मैं वहीं पे हूँ। 7 AM पे, सुबह के 7 बजे, तब भी वहीं पे हूँ। और मेरे पास आसपास कोई पेड़ है, तो जब भी कोई आके चेक कर रहा है तो ये दोनों पेड़ यहीं पे है और मैं भी यहीं पे हूँ। तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो पोजीशन है सराउंडिंग के हिसाब से वो चेंज नहीं हो रहा। टाइम चेंज हो रहा है, पहले 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, बट मैं मेरी पोजीशन जो है वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। तो इस वजह से मुझे क्या बोला जाएगा, मैं एट रेस्ट पे हूँ, रेस्ट पे हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, अ बॉडी इज said to be at rest if it does not change its position with respect to with respect to immediate surrounding, immediate surrounding। यानी कि अगर वो सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही बट टाइम चेंज हो रहा है, तो डेट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट। अब गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेस्ट या मोशन के लिए, जो ये दोनों चीजें हैं वो एक रिलेटिव चीज, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म ये है, इसका मतलब क्या है रिलेटिव टर्म का? तो रिलेटिव टर्म का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कर लो 3 कार है हमारे पास, ए, बी एंड सी। जो कार सी है उसकी वेलोसिटी 0 है, यानी वो रेस्ट रुकी हुई है। कार ए है दोनों, और बी जो है दोनों 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। तो गाइज अगर मैं ए को देखा जाए, ए को बी का स्पीड कितना लगेगा, तो ए को बी का स्पीड जो रहेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ ए जो बी को विद रिस्पेक्ट टू बी, नहीं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या हुआ, बी का स्पीड, सॉरी ए का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी को ए का स्पीड कितना दिखेगा। अब दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो इट मीन्स कि ये दिखेगा कि जो ए है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी जो बी है उसकी भी स्पीड सेम ही है। तो बी के हिसाब से ए क्या लगेगा, रेस्ट पे है, तो यानी कि ये स्पीड इसको 0 लगेगी। जबकि वही अगर सी देखे ए को, ए को अगर सी देखेगा तो ए तो सी तो रुका हुआ है और ए मूव कर रहा है, मतलब कि इसको दिखेगा कि ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो डेट मीन्स ये हुआ कि बी को ए लग रहा है रुका हुआ, जबकि एक सी को ए लग रहा है मूव करता हुआ। तो ये जो रेस्ट, यानी कि ए जो हुआ बी के हिसाब से रेस्ट पे है, जबकि सी के हिसाब से वो रेस्ट पे नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि रेस्ट और मोशन जो हुआ एक रिलेटिव टर्म हो गया, वो हर ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा, उसका मोशन पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से बदल रहा है। इस वजह से हम बोलते हैं कि दिस ऑल टर्म आर रिलेटिव टर्म, जो ऑब्जर्वर के पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो ये सारे जो टर्म होगा वो रिलेटिव टर्म होगा, जो भी पढ़ेंगे हम वो ऑब्जर्वर के मोशन पर डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रुका हुआ है, मूव कर रहा है या कैसा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 1D 2D एंड 3D। गाइज 1D जो स्टार्ट करते हैं 1D मोशन। अब 1D में हमने थोड़ा बहुत समझा था पहले ही,
तो 1D में क्या है, तो 1D में जो होता है सिर्फ हमें एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, और बॉडी जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। एग्जाम्पल में अगर हम कंसीडर करें तो मैन हो गया जो वॉक कर रहा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो सीधे जा रहा है और वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हो गया रेलवे। एक रेल है, जो रेलवे ट्रैक होता है, तो रेलवे ट्रैक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो भी हमारा 1D हो गया। इसके अलावा करें तो अगर एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, एप्पल है जो फॉल कर रहा है फ्रॉम ट्री से, तो उसका भी मोशन क्या होगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऊपर से जब वो गिरेगा, ये पेड़ हो गया, फिर से बना लेते हैं, थोड़ा घटिया पेड़ बन गया। सपोज कर लो दिस इज एप्पल ट्री, न्यूटन वाला। तो यहाँ से अगर एप्पल गिरेगा तो एप्पल का जो पाथ होगा यानी ट्रेजेक्टरी होगी वो सीधे आके गिरेगी, तो ये एप्पल का जो मोशन हो जाएगा हमारा वो 1D मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे हमारे 1D के। नेक्स्ट चलते हैं 2D के बारे में। तो 2D को डिफरेंस हमने समझा था कि 2D के लिए कर्व होगा उसका मोशन एंड दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जाम्पल में देखें तो जैसे कैरम है, कैरम बोर्ड खेल रहे हो, तो इसमें जब हम हिट करेंगे तो कोई भी जो हमारा 10 का या 20 की जो स्टिकर होंगे वो क्या करेंगे, ऐसे भागेंगे, फिर ऐसे भागेंगे, यानी इसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये एक ही प्लेन में होता है, तो इस वजह से दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो कैरम का जो बोर्ड हो गया वो हमारा 2D हो गया। तो ये इसका अच्छा सा एग्जाम्पल था। इसके अलावा पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, प्लेन में जैसे ये हमारा बोर्ड ही हो गया, अब बोर्ड में एक पॉइंट है, ये यहाँ से इधर गया, फिर इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही प्लेन में मूव कर रहा है ना, और डायरेक्शन चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है 3D। 3D को कैसे समझे, 3D मोशन को कैसे समझे। तो गाइज इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थोड़ा टफ लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो। तो देखो 3D, 3 डायमेंशन, तीनों एक्सिस चाहिए हमें, तीनों एक्सिस चाहिए होगा, तो तीनों एक्सिस मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज सपोज कर लो एक घर, रूम है, रूम होगा तो क्यूबिकल रूम हो गया हमारा, ये रूम हो गया। अब एक स्पाइडर है, मकड़ी है, मकड़ी क्या, एक मकड़ी है यहाँ पे रूम में, और मकड़ी क्या करती है कि एक जाला बनाती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, यानी कि रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उसने जाला बना लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें डायमेंशन दे दिया इस रूम का, कि सपोज कर लो दिस वन इज एक्स हो गया, लेंथ एक्स हो गया, ब्रेथ हो गया वाई मीटर हो गया, हाइट जो होगी हमारी एच मीटर हो गई। तो बताओ कि जब ये स्पाइडर मकड़ी जो होगी इस पोजीशन से यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रही है, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सब पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये जो मोशन हुआ, इस मकड़ी का जो मोशन हुआ, ये मोशन क्या हुआ, 3D हुआ, क्योंकि यहाँ हम उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। वो एक कॉर्नर से होते होते जा रही है, यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ ड्रॉ करो, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स वाई, और दिस इज जेड एक्सिस। तो मोशन के जो मकड़ी का मोशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 3D हो जाएगा। तो ये अच्छा सा एग्जांपल था 3D का। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आप कर रहे हो तो इससे पहले आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। और वेक्टर जो है, वेक्टर में वेक्टर एडिशन, पहले तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सब डिफरेंस क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर में। उसके बाद वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। एटलीस्ट ये दोनों जो कंसेप्ट है वो दोनों आपको आना चाहिए। आप पढ़ लेना इसके बारे में, मैंने इस पे वीडियो बना रखे हैं तो उसको आप देख लेना, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे तो वेक्टर पढ़ना आना आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। इसके अगर वेक्टर नहीं आता तो आपको डिस्प्लेसमेंट में डिफिकल्ट होगा, वैसे ही वेलोसिटी में डिफिकल्ट होगा। तो गाइज ये जरूर कर लेना वेक्टर, और उस पर दो ऑपरेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें और भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, बट मल्टीप्लिकेशन अगर अभी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट उसको भी कर लेना, अलग से चैप्टर है वो पूरा। तो गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है, सपोज कर लो, अब एक एग्जांपल से हम कंसिडर कर रहे हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये जेड एक्सिस। अब एक कार है हमारे पास, ये हो गई कार। अब क्या करती है कार, पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और पॉइंट बी तक जाती है। यानी कुछ समय बाद जब वो जी टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ थी, ए पे, टी इक्वल टू जीरो, अरे आजा, यहाँ पे थी टी इक्वल टू जीरो पे, वो यहाँ पे थी, और कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, वो बी पे पहुंच जाती है टी टाइम पर। अब क्या होता है, वापस वहां जाकर वापस वो मुड़ जाती है, यानी पहले इधर जा रही थी, अब वो इधर आ जाती है, मुड़कर वो वापस आ जाती है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। यानी अब वो मुड़ के इधर आती है और वापस यहाँ पहुंच जाती है, वापस पॉइंट ए पे आ जाती है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ से हमें समझना है डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस जो होता है, कोई भी मोशन में डिस्टेंस जो डिफाइन किया जाता है वो होता है जो ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ कवर किया होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कार जब ए से स्टार्ट हुई और बी पे गई और बी से वापस ए पे आ गई, तो उसने टोटल कितना पाथ कवर किया। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं लेना कि वो प्लस एक्स में कितना गई, माइनस एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में कितना गई, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है किससे, तो पाथ कवर से, कितना वो मूव की है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल पाथ कवर। तो अगर हम बोलें कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है x1 है, तो एक्चुअल पाथ कवर कितना हो जाएगा, पहले x1 गया ए टू बी, और वापस जब बी से ए आया तो अभी उसने x1 कवर किया, यानी टोटल पाथ जो हो गया हमारा 2x1। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, एक्चुअल पाथ कवर या फिर टोटल पाथ कवर। टोटल टोटल पाथ कवर कितना कर रहा है वो हो जाता है हमारा डिस्टेंस। दूसरा एग्जांपल में ले, अब चलो इसी में डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिफरेंस समझना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो हमें डिफाइन किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। तो अगर हम देखें, इसी एग्जांपल में लेके चलते हैं, तो जब ए से बी गया
और बी से वापस आया, तो अब इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है इस कार का ए पे है, यानी इनिशियली भी ए पे था और फाइनली भी वो ए पे है। इट मीन्स कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा इस केस में 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। तो ये अच्छा सा एग्जांपल था, सिंपल सा एग्जांपल था। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हो, एक थोड़ा सा रूम को चलते हैं, रूम को लेकर चलते हैं। एक रूम है, रेक्टेंगुलर रूम है, डायमेंशन जो है हमारा 5 मीटर ब्रेड्थ है, 10 मीटर लेंथ है। अब यहाँ पे उसके एक कॉर्नर पे कोई इंसेक्ट है, यानी यहाँ पे कोई इंसेक्ट है और वो यहाँ से मूव करता है। पहले इस कॉर्नर का नाम रख लेते हैं A B C D। ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी जाता है, यानी यहाँ आ गया कुछ टाइम बाद वो, और यहाँ के रुक जाता है, यानी ए से बी गया, बी से सी गया। तो अब पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो गाइज थोड़ा सा टाइम लेके इसे कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ए से बी गया और बी से सी तक जाता है, तो बस माइंड में ये रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ का वर्ड या एक्चुअल पाथ का वर्ड कितना मूव किया उसने, और जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो हमें ए और सी, ए से सी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ए टू सी मोशन, यानी ए से सी तक गया पोजीशन, तो कितना डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो डिस्टेंस देखोगे तो ए से सी तक जाने में वो ए से बी तक गया पहले, फिर बी से सी गया, यानी 10 + 5, क्योंकि रेक्टेंगुलर रूम है तो ये भी 5 होगा ना, तो वो 15 मीटर मूव किया। वहीं डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी के बीच में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी इस रेक्टेंगल का ये वाला डायगोनल हो जाएगा ए और सी के बीच में, यानी ये जो डायगोनल की लेंथ होगी ए सी, डेट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब निकालो कैसे, तो पाइथागोरस लगा दो। हाइपोटेनस हो गया ना इस पे ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लगा दो। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 100 और ये आ गया 25। तो रूट अंडर 125 मीटर जो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि 15 मीटर जो है वो डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट, अभी एक बात बताओ, डिस्टेंस ज़्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, यानी ए से सी तक गया वो, तो डिस्टेंस ज़्यादा है या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। तो ये रूट 125 कितना आता है भाई, रूट 125 100 आता है हमारा 10 पे, 12 पे 144 आ जाता है, मतलब कि ये 11 पे 121 आता है, 11 पॉइंट समथिंग होगा मीटर। तो देखोगे तो ये जबकि डिस्टेंस जो है 15 मीटर है, तो कौन ज़्यादा हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, यानी डिस्टेंस जो है हमारा 15 मिनट है तो ज़्यादा था, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हुआ इस केस में। अगर मान लो हम सिर्फ ए बी तक का कंसिडर करते हैं, तो ए बी तक का कंसिडर करते हैं तो ये टोटल पाथ कितना कवर हो जाता, तब भी वो 10 मीटर मूव किया होता। टोटल पाथ जो होता कवर्ड वो 10 मीटर होता, जब सिर्फ ए बी के लिए, ए टू बी कंसिडर। तो इस केस में डिस्टेंस हो जाता हमारा 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज ऑल्सो 10 मीटर, तो 10 मीटर। यानी इस केस में क्या हो रहा है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। अब तीसरा केस लेते हैं, मान लो वो डी पे आ जाता, तो डी पे आ जाता तो डिस्टेंस कितना होता, यानी ए टू डी के लिए, ए टू डी के लिए डिस्टेंस हो जाता हमारा, पहले जाता ए से बी, बी से सी, सी से फिर डी, यानी कि टोटल 10 दो बार है और 5 एक बार है, तो 25 हो जाता है हमारा डिस्टेंस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड एंड पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए है, एंड पॉइंट 10 है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए डी में क्या आएगा, कितना आएगा, 5 मीटर। तो भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 और जबकि डिस्टेंस है 25, यानी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन है डिस्टेंस। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है हमारा, कंक्लूजन क्या निकलता है, जो डिस्टेंस होगा ना that is always greater than equal to displacement। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पहला तो हमने समझ लिया, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा हुआ क्या, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा, दूसरा डिफरेंस आ जाएगा हमारा क्या, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर होगा तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसीलिए बोला कि पहले वेक्टर का एक बार देख लेना, जबकि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तीसरा ये है कि डिस्टेंस जो होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, यानी किस पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट जा रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है नॉट डिपेंड ऑन पाथ है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल है, समझो यहाँ से देखो, मैं ए से बी तक दौड़ के जाता हूँ। अब यहाँ पे कई सारे पाथ हैं, कई सारे रास्ते हैं मेरे पास। एक तो ये सीधा रास्ता है, यहाँ से जाकर सीधा सीधा दौड़ते हुए चला जाऊँ। दूसरा रास्ता मेरे पास एक ये है कि मैं ये पूरा गांव घूमते 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 यहाँ पहुँचूँ। तीसरा एक रास्ता हमने बना लिया, नदी है हमारे पास, तो वहाँ से जाए, नदी में यहाँ एंटर करें, सीधा जाए, फिर यहाँ जाए। तो गाइज अगर आप तीनों केस में, तीनों रास्ते में, 1 2 3, सीधा रास्ता, गांव वाला रास्ता, नदी वाला रास्ता, तो तीनों केस में देखोगे तो डिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, आप कैसा पाथ फॉलो किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा यहाँ पे एक कंक्लूजन ये हो गया कि डिस्टेंस जो होता है पाथ पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो एक डिफरेंस ये आया, दूसरा वेक्टर वाला, तीसरा ये वाला आ गया। तो गाइस ये डिफरेंस है जो आपको आना चाहिए और पेपर में आता है ये लिखने के लिए, मतलब कि स्कूल एग्जाम में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर हम चाहते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेने को, गाइस पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत बहुत सस्ता वाला क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यानी हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ हो गया, और इसमें एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट दिया है जो डायमीटर के अपोजिट है, तो ए से स्टार्ट कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जाकर फिर ये बी पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से आया, फिर ऐसे गोल गोल घूमते घूमते वापस ए पे आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पहला
व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर हाफ द सर्कल एंड फुल द सर्कल, यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है व्हेन इट कवर हाफ सर्कल के लिए एंड फुल सर्कल के लिए, यानी पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तब। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है हाफ सर्कल के लिए एंड फुल सर्कल, सेम क्वेश्चन। तो गाइस इसको 2 मिनट लेकर इसको सॉल्व करो, उसके बाद देखते हैं किसका किसका सही है। तो देखो पहले उसने पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, शॉर्टेस्ट पॉइंट होना चाहिए स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट के बीच में। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए था और वापस वो ए पे चला जा रहा है, तो हाफ सर्कल पे है तो बी पे है। और बोला है कि रेडियस जो है वो आर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस हाफ सर्कल के लिए, मतलब ये वाला ए बी जो हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायमीटर है, दैट इज 2r। वही फुल सर्कल के लिए वापस वो ए पे आ गया ना, यानी ए से गया था ए पे आ गया, तो स्टार्टिंग और एंड पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो गया। डिस्टेंस के केस में क्या होगा, हाफ सर्कल के लिए, तो भाई हाफ सर्कल के लिए वो ये पूरा घूमता घूमता गया है ना, तो मतलब ये कितना पाथ कवर किया उसने, कितना टोटल पाथ कवर किया, तो सेमी सर्कल कवर कर रहा है, तो सेमी सर्कल का वैल्यू कितना होता है पाई आर। अब फुल सर्कल के लिए 2 पाई आर, तो देखो कितना अंतर आ गया, 2r 0 जबकि पाई आर एंड 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा 3D टाइप का क्वेश्चन को फ्रेम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा उसका फिगर दिया है, उसको बना लेते हैं इमेज। ये हो गया हमारा एक्सिस दिया हुआ है, एक्स वाई जेड क्वेश्चन, और बोला है कि पार्टिकल मूव इन अ सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ टू ए। अब फिगर में दिया है कि ओ जो है ओरिजिन पे है, ए जो है एक इधर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ए। ये 3D है, थोड़ा सा रंगीन कर लेता हूँ मैं इसको पहले, ओके। और फिर टू ए एंड देन मूव पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड कवरिंग अ डिस्टेंस आर अप टू बी, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। अब एक और कलर ले लेते हैं क्योंकि अब उसको वाई में जाना है। बी पे आ गया, फाइनली इट मूव अलोंग बी सी पैरेलल टू वाई एक्सिस थ्रू अ डिस्टेंस 2r। अब वो बी सी की तरफ जाता है, यानी कि वाई को पैरेलल होते हुए जाता है, तो वाई को पैरेलल जाएगा, तो ये थोड़ा पैरेलल बनाते हैं वाई के, ये सीधा, ये भी टेढ़ा हो गया, टेढ़ा ही हो रहा है, ये हो गया हमारा वाई के पैरेलल, और वो यहाँ तक आ गया 2r। अब यहाँ ए से ओ से ए का जो पाथ है ना उसका, वो पाथ हमारा सेमी सर्कल है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, पहले फिगर बना लेता हूँ। मतलब वो ऐसे गया, अच्छा सा क्वेश्चन है देखो। अब क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अ पार्टिकल मूव इन अ सेमी सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ, वो ओरिजिन हो गया, टू ए, यानी ओ से ए तक वो सेमी सर्कल पाथ में आता है, ये वाले पाथ में। फिर देन इट मूव पैरेलल टू जेड एक्सिस कवरिंग अ डिस्टेंस आर अप टू बी, यानी ए के बाद वो जेड के पैरेलल जाता है और बी तक पहुंचता है, और ये आर डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद फाइनली इट मूव अलोंग बी सी, ये बी हो गया और ये सी हो गया, बी सी के अलोंग मूव करता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, थ्रू अ डिस्टेंस 2r। ये डिस्टेंस हो गया 2r हो गया।
अब पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना है हमें। तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो देखो पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इजी रहता है हमेशा। जब ओ से ए तक गया तो ए ओ से ए तक कितना कवर किया, हाफ सेमी सर्कल कर रहा है, यानी पाई आर, रेडियस आर दिया है। ए से बी गया तो ए से बी में कितना कवर किया, आर। अब बी से सी तक जाने में 2r दिया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। मेन दिक्कत डिस्प्लेसमेंट निकालने में आते हैं कहीं भी, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो ये देखो पाई आर प्लस, यानी पाई आर प्लस 3r, ये जो हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट चलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर आया आर पे, और फिर सी पे पहुंच गया, यानी लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्या है, सी। ये हो गया एंड पॉइंट, और ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, यानी ओ से सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही ना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो क्या होगा, जैसे कि वो क्यूबॉइड क्यूब में बताया था ना डायगोनल वाला, वैसे ही यहाँ डायगोनल बनेगा। ये ओ हो गया और ये सी हो गया यहाँ तक का, तो ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वही डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालना होगा। तो वो निकलेगा कैसे, तो गाइज हम क्या करते हैं, हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस। फिर कैसे निकलेगा, तो ये निकालने के लिए मुझे एक तरकीब, क्या दिख रहा है मुझे इसमें, देखो कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है, बट मेन चीज़ होता है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना ज़्यादा आपने इम्प्रूव किया, कितने न्यूमेरिकल किया आपका, कितना आपने उसको एनालिसिस करके कितना किया, तो उससे जितना ज़्यादा ये सब रहेगा उतना अच्छा से टफ क्वेश्चन कर लोगे। कंसेप्ट तो वही रहता है, कंसेप्ट में डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब डेफिनेशन ऑफ नेशन सब वही सिंपल रहता है, लेकिन मेन चीज़ होता है एप्लीकेशन। तो यहाँ देखोगे तो ओ से बी तक का डिस्टेंस पता चल जाए मुझे, तो ओ से बी तक का डिस्टेंस देखोगे पता चल जाए, तो क्या हो सकता है, ओ से बी और बी से सी, यानी ये पॉइंट सी हो गया। तो ओ से बी और बी से सी पता चल जाएगा, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मुझे ए सी निकालना होगा, तो मैं हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो देखो बी से सी तो पता है हमारे पास 2r है दिया हुआ है, ओ से बी कितना होगा, तो ओ से बी निकालने के लिए मेरे पास एक और ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल है वो नीचे वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को ओपन करोगे तो एक है ए ओ और बी पॉइंट, बी जो है ये बी है। यहाँ पे देखोगे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए पे 90 बन रहा है ना, यहाँ पे ए पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये ए पे 90 हो गया। तो अब हमारे पास ए ओ है, बिल्कुल है 2r, ए ओ है हमारे पास 2r, ठीक है। हाँ ओके, उसके बाद ए बी कितना है, ए बी इज ऑल्सो आर, ए बी क्या है, आर है, दिया हुआ है सिंपल। तो हमें बी बी ओ आ जाएगा, बी ओ कितना आएगा, तो बी ओ आएगा हमारा दोनों का पाइथागोरस, यानी आर स्क्वायर प्लस 4r² आ जाएगा, डेट इज r√5 आ जाएगा। r√5 आ गया हमारा बी ओ, ये आ गया r√5, और बी सी जो था हमारा वो 2r था। तो इन दोनों का पाइथागोरस लगाएंगे बी सी का, तब हमारा ये आ जाएगा। तो ये ओ सी कितना आएगा, ये आ जाएगा 5r², जबकि आ जाएगा 4r²। वाह, हो गया सॉल्व। तो ये आ गया √9r², और ये आ गया
9 का 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भाई ये निकाल लिया हमने 3r, और डिस्टेंस जो है हमारा, डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस जो है हमारा कितना है, पाई आर प्लस 3r, पाई आर प्लस 3r। अब दोनों का रेशियो फाइंड कर लो, डिवाइड कर दो। तो पाई आर बाय प्लस 3r डिवाइडेड बाय 3r। तो ये जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट नीचे और डिस्टेंस ऊपर। तो ये सिंपल हमारा सॉल्व हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, 3D टाइप का क्वेश्चन था। देखो सिंपल तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता था, बट ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा इसके लिए। ये सिंपली सिर्फ डेफिनेशन से नहीं आएगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने कवर कर लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड स्पीड वेलोसिटी ग्राफ्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।